आज हम जो है एक नया चैप्टर शुरू करेंगे दैट इज़ एनिमल बिहेवियर। ठीक है। बहुत ज़्यादा आसान है, बहुत ज़्यादा सिंपल भी है। कोई इतना मुश्किल चीज़ नहीं है इसके अंदर। ठीक है। और इसका यानी कि आपका नर्वस सिस्टम, केमिकल कोऑर्डिनेशन, ठीक है, उसको आपने क्यों पढ़ा? क्योंकि वो जो आप माहौल के अंदर चेंजेस देख रहे थे उसका रिस्पॉन्स दे रहे थे। ठीक है। और वो रिस्पॉन्स मिलकर क्या बनाते हैं आपके पास? एनिमल बिहेवियर बनाते हैं। ठीक है। हमने एनिमल बिहेवियर की बात की कि आपने केमिकल कोऑर्डिनेशन पढ़ा, आपने जो है वो नर्वस कोऑर्डिनेशन पढ़ा। ठीक है। दोनों का मकसद क्या था कि आपके एनवायरनमेंट के अंदर जो चेंजेस आ रही थी आप उनको किस तरह से जो है रिस्पॉन्स देंगे। ठीक है। रिस्पॉन्स देंगे, उसके बाद क्या है कि अब वो जो रिस्पॉन्सेस है वो करेंगे क्या? ठीक है। वो करेंगे क्या? एक तो ये है कि जो केमिकल चेंज उस वक्त हो रही है, ठीक है, उस वक्त हो रही है, उसके मुताबिक आपने अपने आप को ढालना है या फिर उसको रिस्पॉन्स तो देना ही है। और दूसरा ये है कि आपने जो ऐसी चीजें एक्सपीरियंस की हैं, ठीक है, जो चीजें ऐसी एक्सपीरियंस की हैं जो कि फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम आपको हो सकता है कि आपके लिए जानलेवा साबित हो जाए। ठीक है। तो आपने, या फिर वो ये कि ऑर्गेनिज्म के जीन्स के अंदर वो बात फिट हो गई, उनके नर्वस सिस्टम के अंदर बात फिट हो गई कि वो क्या करेंगे, उनके उस जीन के अंदर वो फिट हो गई ताकि ऑटोमेटिकली वो उस चीज से बच जाए फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। ठीक है। तो ये है कि आपको जो है वो क्या करना पड़ेगा, यानी कि अपने जीन्स के अंदर वो बात फिट करनी पड़ेगी कि जो चीज आपके बॉडी जो आप सीख रहे हैं माहौल से, अगर वो ऐसी है कि वो फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम है, जब आपको एक्सपोजर होगा तो आपको नुकसान नहीं देगी, तो उसके लिए जरूरी नहीं है। ठीक है। लेकिन एक ऐसी चीज जो आपके लिए नुकसानदेह है फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, और ऐसा हो कि अगर आपको इसका अंदाजा ना हो तो आप उससे मर भी सकते हैं या आपको बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है, अब क्या करेंगे, वो आपकी चीज के अंदर उसको शामिल कर दिया जाएगा। ठीक है। तो इसी चीज को हम जो है वो स्टडी करेंगे आज के इस वीडियो लेक्चर में। ठीक है। जो कि है एनिमल बिहेवियर। और बिहेवियर का आप ये कह सकते हैं कि जितने भी रिस्पॉन्सेस हैं, ठीक है, एग्रीगेट ऑफ रिस्पॉन्सेस जिसे आप कह सकते हैं, एक चेंज आ रही है एनवायरनमेंट के अंदर, और उसके बदले में जितने भी रिस्पॉन्सेस आपके बॉडी में होंगे उसको क्या कहेंगे, आपका बिहेवियर कहेंगे। ठीक है। और बिहेवियर की स्टडी को कहते हैं एथोलॉजी कहते हैं। ठीक है। एनिमल की स्टडी को क्या कहते हैं? एनिमल की बिहेवियर की स्टडी को कहते हैं इथोलॉजी। ठीक है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं कि नेचर ऑफ बिहेवियर क्या होती है। ठीक है। नेचर ऑफ बिहेवियर क्या होती है? तो सबसे पहली बात यह है कि व्हाट इज बिहेवियर। तो ये हम पढ़ चुके हैं कि एग्रीगेट ऑफ रिस्पॉन्सेस टू अ स्पेसिफिक स्टिमुलाई इज कॉल्ड बिहेवियर। ठीक है। एनिमल बिहेवियर यानी कि एक एनवायरनमेंट के अंदर चेंज आ रही है। ठीक है। एनवायरनमेंट के अंदर चेंज आ रही है और आपको स्टिमुलस मिल रहा है। ठीक है। चले एनवायरनमेंट को चेंज भी छोड़े, आपको स्टिमुलस मिल रहा है किसी किस्म का। ठीक है। तो आप उसको रिस्पॉन्स किस तरह से देंगे? ठीक है। आप उसको किस तरह से रिस्पॉन्स देंगे? इसकी एग्जांपल ये है कि कोई आपके दरवाजे के ऊपर दस्तक देता है, आपको स्टिमुलस मिला, आपके कानों को जो है वो स्टिमुलस मिला कि बाहर जो है साउंड प्रोड्यूस हो रही है, कोई दरवाजा खटखटा रहा है। ठीक है। तो अब आपका बिहेवियर क्या होगा कि आप उठेंगे या नहीं उठेंगे, आप जाएंगे तो आप किस तरह से बात करेंगे, वो सारा का सारा बिहेवियर के अंदर आ जाता है। ठीक है। अच्छा, अब हम बढ़ते हैं कि जो जीन्स हैं, जेनेटिक्स की बात करें। ठीक है। जेनेटिक्स की बात करें, आपके डीएनए की बात करें, तो उसका आपके बिहेवियर के ऊपर क्या इम्पैक्ट है। ठीक है। तो अगर बिहेवियर की बात करें और जेनेटिक्स की बात करें, तो इन दोनों को आपस में जो लिंकेज है वो एवोल्यूशन है। ठीक है। जेनेटिक्स और बिहेवियर के दरमियान जो लिंकेज है आपस में, वो क्या है? जेनेटिक्स है। यानी कि अगर आप डार्विन को देखें तो उन्होंने पहले क्या कहा था कि जो एनवायरनमेंट के अंदर चेंजेस आती हैं उसके बदले क्या है कि एनिमल इवॉल्व हुए। ठीक है। उनके डीएनए, उसको तो डीएनए का है नहीं पता था, लेकिन उसने कहा था कि उसके अंदर जो पार्टिकल्स हैं, वो जो उसके अंदर जो वो चीजें हैं जो कि क्या कर रही हैं, एवोल्यूशन करवाती है उसे, या फिर ये है कि ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग जाती हैं, उसमें क्या है कि वो चेंज होती रही है और आस्ता आस्ता करते करते क्या हुआ कि एनिमल एवॉल्व होते रहे। ठीक है। यानी कि एनवायरनमेंट का इनडायरेक्टली जीन्स के ऊपर असर होता रहा है। ठीक है। इनडायरेक्टली जीन्स के ऊपर असर होता रहा है और विद द पैसेज ऑफ टाइम वो जीन्स चेंज होते गए। ठीक है। मिसाल के तौर पर देखें, अगर मैं आपको एग्जांपल दूं
कि सबसे पहले ऐसा समझे। अब देखिए, अब वाटर लाइफ जो है वो वाटर से इवॉल्व हुई है, ठीक है। वाटर जो लाइफ है वो वाटर से इवॉल्व हुई है, जैसे हम इसको पहले भी डिस्कस कर चुके थे। तो इसका मतलब है कि आपकी बॉडी के अंदर या जितने भी ऑर्गेनिज्म है उनमें जो हार्ड एलिमेंट्स हैं, फॉर एग्जाम्पल आपका स्केलेटन हो गया, ठीक है। इसी तरह बाकी एनिमल्स के अंदर, जैसे घोड़ों के अंदर हूव्स हो गई उसकी, ठीक है। और इसी तरह अगर हम देखें तो परिंदों के अंदर चोंच, ये पहले नहीं थी, ये बाद में आई है, क्योंकि ये हार्ड है, ठीक है। तो पहले चीज नर्व बनेगी जो आपकी लाइफ जो है वो वाटर के अंदर बनी है, और आपको पता है कि वाटर के अंदर इतनी सख्त मटीरियल जो है वो ऑर्गेनिज्म में मौजूद नहीं होता, ठीक है। अच्छा, और पहले और जो चोंच वगैरह है, आप देखें वो एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, तो पहले सिंपल बनेगा फिर कॉम्प्लेक्स बनेगा। तो हम ये तो हुई है कि स्टडी की गई जिसमें ये है कि उन्होंने बताया कि हुआ क्या था कि जब ये परिंदे, जब उनकी चोंच नहीं हुआ करती थी, ठीक है। तो अब क्या है कि जब उनकी खुराक उनकी खुराक आम पौधों से खत्म होना शुरू हो गई, ठीक है। उनकी खुराक आम पौधों से खत्म होना शुरू हो गई, यानी कि बाहर चले गए होते। तो उन्होंने क्या किया कि उनकी जो दीवार, सॉरी, पौधों की जो खाल होती हैं उसको जो है वो पैकिंग करना शुरू कर दिया, ठीक है। जो पैकिंग बिहेवियर होता है उनका, तो उसकी खाल को उन्होंने जो है वो क्या करना शुरू कर दिया, तराशना शुरू कर दिया। अब उनकी चोंच जो थी वो इतनी सख्त नहीं थी, ठीक है, उतनी सख्त नहीं थी। अब जब वो उनका टकराव हुआ उनकी खाल के साथ, ठीक है, तो हुआ क्या कि उनकी बॉडी को, ऐसी बात है, पैन हुआ होगा, ठीक है, पैन हुआ है। अच्छा, हो सकता है उन्होंने छोड़ दिया, लेकिन अब चूंकि खुराक की जरूरत है उन्होंने फिर से ये प्रोसेस अपनाया होगा। तो हुआ ये कि करते करते उनकी बॉडी के अंदर ऐसे केमिकल्स रिलीज होना शुरू हो गए, ठीक है, ऐसे केमिकल्स रिलीज होना शुरू हो गए, ठीक है। जो कि और जिन्होंने क्या किया कि उनके जीन्स के अंदर चेंजेस लाना शुरू कर दिए, ठीक है। जीन्स आपको पता है एक सिंपल न्यूक्लियोटाइड का एक ऑर्डर होता है, ठीक है, न्यूक्लियोटाइड का ऑर्डर होता है, यानी कि आप उसको बस एक न्यूक्लियोटाइड चेंज करेंगे, वो आपने पूरा पूरा जीन जो है वो चेंज कर दिया। हो सकता है कि आप जब एक न्यूक्लियोटाइड चेंज करेंगे तो कोई फर्क ना पड़े, प्रोटीन वही बने, लेकिन एक ऑर्डर चेंज हो जाता है, ठीक है। और यही चीजें आगे जाके बहुत ज्यादा इफेक्ट करती है, ठीक है। तो करते करते क्या हुआ कि अब उसकी जो बीक थी उसके लिए क्या हुआ, हार्ड एलिमेंट जो है बनना शुरू हुए, और करते करते उसकी जो है वो उसके जो पहला मुंह था अब किसमें कन्वर्ट हो गया, एक चोंच के अंदर कन्वर्ट हो गया। अब वो एक एनवायरमेंट के अंदर चेंज आई थी, ठीक है। उस एनवायरमेंट का जो चेंज थी अब उसको सेंस किया गया आपकी बॉडी के अंदर, ठीक है। और बदले में क्या किया गया, जब लॉन्ग टाइम एक चोंच को डेवलप किया गया, ठीक है। तो ये मैं अफेक्ट कर रहा था कि एनवायरमेंट का आपके जीन्स के ऊपर अफेक्ट किस तरह होता है, इसी तरह आपके बिहेवियर के ऊपर भी अफेक्ट होता है, ठीक है। बिहेवियर जो है, जो आप रिस्पॉन्स दे रहे हैं, ठीक है, इसका आपके ऊपर जेनेटिक्स जो है उसका भी आपकी बॉडी के ऊपर जो है इफेक्ट होता है। मिसाल के तौर पर देखें, अगर आप एनिमल बिहेवियर को डिस्कस करेंगे तो मैं आपको एक दूसरी बात बताता हूँ। एक और परिंदों की एक टाइप है, काफी सारे हैं लेकिन जस्ट मैं एक को जो है वो करूँगा। उसमें क्या है कि फीमेल फीमेल क्या करती है कि एक एरिया जो है वो रख लेती, नहीं, मेल जो है, एक मेल क्या करता है, जंगल के अंदर एक छोटी सी जगह जो है वो अपनी टेरिटरी में ले लेता है, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद क्या है कि वो जगह को खाली करता है, यानी कि वहां से कचरा वगैरह अपनी चोट से हटाता है, जगह को साफ करता है, ठीक है। साफ करने के बाद क्या है कि वो उधर बैठ जाता है। अच्छा, और कुछ जो है वो सिंगिंग मटेरियल जो है, सिंगिंग साउंड प्रोडक्ट प्रोड्यूस करता है फीमेल कॉल्स के लिए, इसे सेक्स कॉल भी कहते हैं, ठीक है। तो अब जब फीमेल उड़ती उड़ती वहां पे जाके बैठती है, ठीक है, तो फिर वो क्या करता है कि वो एक स्पेसिफिक टाइप की डांस करता है, ठीक है, उसको इम्प्रेस करने के लिए। ये बर्ड्स के अंदर की बात कर रहा हूँ। तो वो मेल जो है वो स्पेसिफिक डांस करता है, और मतलब उसको इम्प्रेस करने की कोशिश करता है। अगर वो उस चीज में कामयाब हो जाता है तो उस फीमेल के जरिए उसके जो जीन्स होंगे वो आगे नेक्स्ट जनरेशन को मुंतकिल होंगे। लेकिन अगर वो उसे पसंद नहीं करती, ठीक है, उसका सीधा रिस्पॉन्स ये होता है कि वो यहाँ से होके उड़ जाती है, ठीक है। तो होगा क्या कि अब वो जो बैल था वो फेल हो गया अपने जीन्स जो थे अपनी नेक्स्ट स्पीशीज को ट्रांसफर करने के लिए, ठीक है। तो अब देखें, जीन्स आगे जाने से रह गए, ठीक है,
जीन्स आगे चलाने से रह गए। और क्या है कि बदले में क्या हुआ कि अब जो जेनेटिक फेलियर था उसकी बॉडी के अंदर, कि या तो वो अच्छे तरीके से डांस नहीं कर सका, या फिर ये वो अच्छी कॉल जो है वो नहीं दे सका, नहीं कुछ ना कुछ चीजें जो उसकी शुरुआत जहाँ उसके डीएनए से हो रही थी वो चीजें प्रोड्यूस नहीं कर सकी, इसीलिए उसके जीन आगे भी नहीं जाएंगे। ठीक है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट होगा, जो है जितना बेहतर होगा वो उतना आगे की तरफ जाएगा। ठीक है, तो ये है इफेक्ट्स ऑफ जेनेटिक्स ऑन बिहेवियर। ठीक है, यानी कि माहौल के हिसाब से जो तब्दीलियां होंगी आपकी बॉडी के अंदर, तो जाहिर सी बात है आपकी बॉडी के अंदर कोई बड़ी तब्दीली आती है तो उसके बदले में आपकी बॉडी की जीन्स के ऊपर भी तब्दीलियां आती हैं। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट है बायोलॉजिकल रिदम्स। ठीक है, बायोलॉजिकल रिदम्स क्या मुराद है कि एक स्पेसिफिक टाइम के बाद, ठीक है, एक स्पेसिफिक टाइम के बाद आप एक ही चीज को रिपीट करते हैं। ठीक है, एक ही चीज को रिपीट करते हैं, इसे कहते हैं बायोलॉजिकल रिदम कहते हैं। पहले मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा। अगर आप नेशनल जियोग्राफिक्स की वीडियो देखें, इसकी डॉक्यूमेंट्रीज की, ठीक है, उसके नाम है इसका ब्लू प्लेनेट, ठीक है, या प्लेनेट अर्थ, तो 3 किस्म की डॉक्यूमेंट्री से बहुत ही मजे की है, मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप वो देखें। उसके अंदर वो दिखाते हैं कि एक इंसेक्ट्स की एक स्पेशल टाइप होती है जो कि ऑल अबाउट 17 साल के लिए डोरमेंट स्टेट में रहती है, हाइबरनेट कर जाती है। ठीक है, 17 साल के लिए जंगलों के अंदर। ठीक है, 17 साल के लिए उसका कोई अता पता नहीं होता, और 17 साल बाद वो उसके जो है वो स्पीशी बाहर निकलती है, और वहां पर जितने भी पौधे होते हैं उनको सारे जो है वो खा जाते हैं। ठीक है, जिस आपको लोकस्ट होती है, लेकिन लोकस्ट का वो सिस्टम नहीं है। वहां पे क्या है कि वो ई समझ उसकी एक स्पेसिफिक टाइप है। तो क्या है कि वो जब निकलते हैं तो जितने भी वहां पे पौधे नजर आते हैं उसके ऊपर फिर आपको पत्ते नजर नहीं आते, वो आपको टीडीएस ही नजर आती है। अच्छा, तो फिर क्या है कि जब करते करते जब वो उन पत्तों को खा रहे होते हैं तो साथ में क्या है कि वो कहते हैं एक्टाइसिस करते हैं। एक्टाइसिस का मतलब उसके जो एक्सोस्केलेटन होता है उसको चेंज करते हैं, और फिर क्या है कि वो अपनी एक नई मेटामॉर्फोसिस समझ में आने किस्म की वो प्रोसेस से गुजरते हैं। फिर उसके बाद जो है वो सेक्सुअल कॉन्टेक्ट से गुजरते हैं, फिर वो लार्वा प्रोड्यूस करते हैं। अच्छा, फिर क्या है कि जब वो डायसिस करते हैं, मेटामॉर्फोसिस, तो टीडीएस ही पतंगों के अंदर तब्दील हो जाती है, यानी उड़ने के काबिल हो जाते हैं। यानी कि जब वो निकलते हैं, जब वो चेंज होते हैं तो उनकी टोटल मॉर्फोलॉजी चेंज हो जाती है। इसके बाद क्या है कि उनके जो यानी कि फिर क्या है कि वो आहिस्ता आहिस्ता मरना शुरू कर देते हैं। ठीक है, कुछ जो है मरना शुरू कर देते हैं, और कुछ जो है उनके जो एग्स वगैरह हैं, लार्वा वगैरह जो है वो जमीन के अंदर मर जाते हैं। ठीक है, अब जो मर गए इतने ज्यादा मरे होते हैं कि जिस तरह आप देखते हैं किसी फोटो या वीडियो वगैरह के अंदर जो मौजूद हैं पत्ते वगैरह होते हैं वो इस तरह पड़े हुए। ठीक है, खजान के मौसम इस तरह वो टिड्डियां वगैरह से पड़ी होती है, मरी हुई। अब क्या है कि जो एनिमल दूसरे आते हैं वो उनके ऊपर जो है उनको खाते हैं। ठीक है, उनकी एक किस्म की खुराक बन जाती है। तो ये आप देख रहे हैं कि ये वो जो लार्वा फिर से डॉर्मेंट स्टेज जो वो फिर से निकलेंगे 17 साल बाद। ठीक है, यानी कि इतना लंबा ड्यूरेशन है उनकी जनरेशन का। ठीक है, तो इसी तरह स्पेसिफिक टाइम के बाद एक जो है प्रोसेस होता है जिससे आप क्या कहते हैं बायोलॉजिकल रिदम कहते हैं। ठीक है जी, तो बायोलॉजिकल रिदम्स की बात करते हैं, इनको बायोलॉजिकल क्लॉक्स भी कह सकते हैं। ठीक है, बायोलॉजिकल क्लॉक्स भी कह सकते हैं। और अगर हम बात करें विदिन 24 आवर्स की, ठीक है, विदिन 24 आवर्स मेजॉरिटी जो है वो चेंजेस विदिन 24 आवर्स की होती हैं, या दिनों के हिसाब से रिदम जो है वो बन जाता है बॉडी का। ठीक है, तो उसकी एग्जांपल क्या है, अगर मैं आपको एग्जांपल दूं जी, तो बायोलॉजिकल रिदम्स की बात करते हैं, इनको बायोलॉजिकल क्लॉक्स भी कह सकते हैं। ठीक है, बायोलॉजिकल क्लॉक्स भी कह सकते हैं। और अगर हम बात करें विदिन 24 आवर्स की, ठीक है, विदिन 24 आवर्स मेजॉरिटी जो है वो चेंजेस विदिन 24 आवर्स की होती हैं, या दिनों के हिसाब से रिदम जो है वो बन जाता है बॉडी का। ठीक है, तो उसकी एग्जांपल क्या है, अगर मैं आपको एग्जांपल दूं अगर मैं आपको उसकी एग्जांपल 24 आवर्स की, तो उसकी एग्जांपल उसकी क्या होगी, जैसा आपका स्लीपिंग बिहेवियर है। ठीक है, आप जो है रात को सोते हैं, दिन को जागते हैं, इसी तरह बाकी जितने जिस आप खाने का बिहेवियर, ठीक है, एक दिन के अंदर 24 घंटे के अंदर आपका बिहेवियर होता है एक टाइम के अंदर खाना खाना। ठीक है, इसी तरह बाकी कुछ जैसा नॉकटर्नल्स आ गए, डायर्नल्स आ गए। ठीक है, और कार्पसल
बिहेवियर जो आ गया, कर्पस्कुलर बिहेवियर। अब तीनों में क्या फर्क है? जो डायटल होते हैं वो बेसिकली ड्यूरिंग डे टाइम एक्टिव होते हैं, ठीक है, उनकी ज्यादा एक्टिविटीज जो है वो डे टाइम परफॉर्म की जाती हैं। इसी तरह जो नॉकटर्नल होते हैं वो रात के वक्त अपनी एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं, ठीक है, जो है रात के वक्त अपनी एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं। इसी तरह जो कॉर्पस्कुलर होते हैं वो ट्विलाइट टाइम जो है सूरज के ग्रुप होते हैं या सूरज के जो आफ्टर जो जब वो निकल रहा होता है उस वक्त जो है वो अपनी एक्टिविटीज जो है परफॉर्म करते हैं। यानी ये कहने का मकसद ये है कि हर ऑर्गेनिज्म अपनी बेहतरी के हिसाब से जो है एक स्पेसिफिक टाइम के अंदर उसने स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करने होते हैं, ठीक है, स्पेसिफिक दौरानी के बाद से वही फंक्शन परफॉर्म करना होता है, ठीक है, तो उसको कहते हैं बायोलॉजिकल रिदम कहते हैं, ठीक है। तो ये नेचर ऑफ बिहेवियर थे कुछ ऊपर नजर से, ठीक है।